दर्शकों आदाब, नाजरीन नमस्कार। शायर मशरिक़ इकबाल ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। दोस्तों, अगर मैं ये 3 शेर पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के उस जज्बे की बात कर रहा हूँ जिस जज्बे को उभारने की कोशिश हमारे इस महान शायर ने अपने इस तराने में की, जो हमारे लिए बहुत अक़ीदत और एहतराम से पढ़ा और सुना और समझा जाता है। आज हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। पूरा मुल्क आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। हिंदुस्तान से बाहर जो हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, उन्होंने भी किसी न किसी तरह से अपने इस जज्बे को कायम रखा है, और कायम इसलिए भी रखना चाहिए कि आने वाली नस्लों तक हमें ये पैगाम पहुंचाना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहा यह जाता है कि जो लोग अपनी विरासत को भूल जाते हैं वो अपनी संस्कृति और अपनी तहज़ीब और तमद्दुन से दूर हो जाते हैं। इसी को याद करने के लिए और इसी चलन को कायम रखने के लिए आज हमने स्टूडियो में एक छोटी सी महफ़िल सजाई है, और उसके हमारे ख़ास मेहमान मशहूर शायर, बहुत ही बड़े कलमकार, हिंदी और उर्दू के जाने माने अदीब जनाब माधव कौशिक साहब से दरख्वास्त की है कि वो आज हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करेंगे। माधव कौशिक साहब, आपका इस्तकबाल है। माधव जी के बारे में मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, इससे पहले बहुत सी मरतबा स्टूडियो में आ चुके हैं, और सिर्फ इस स्टूडियो में नहीं, एक अदीब और कलमकार के तौर पर उनका काम बहुत ही जाना पहचाना है। 1.5 दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं, और एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हमेशा गंगा जमनी तहज़ीब और भाईचारे की तहज़ीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। स्टेट और नेशनल लेवल पर उनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। हमारे राज्य स्तर पर उनकी सराहना हमेशा की जाती है। मैं उसी पर्सपेक्टिव में माधव कौशिक साहब से गुफ्तगू करूंगा। माधव जी, आप सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि आप चूँकि साहित्य एकेडमी भारत सरकार के वाइस चेयरमैन की हैसियत से भी काम कर चुके हैं, और ये साहित्य एकेडमी हमारी हिंदुस्तान की जो 23 मेन ज़बानें हैं उनमें काम करती है, और 23 ज़बानों का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान का वो लिटरेचर, वो साहित्य जो बहुत ही कहना चाहिए शिद्दत के साथ, जो बहुत ही अहमियत के साथ लिखा जा रहा है, उस पर आपकी नज़र है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज़ादी के माहौल में, आज़ादी के पर्सपेक्टिव में हमारा जो लिटरेचर लिखा गया है और आने वाले वक्त में जो लिखा जाएगा, उस पर क्या आपकी नज़र है और किस तरह से वो चल रहा है और कैसा चलना चाहिए? शम्स साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े अच्छे शब्दों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तानियत है, वो जो भारतीयता है, उसके बारे में जो लफ्ज़ कहे, मैं भी आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कम लफ्ज़ों में आपने वो सारी चीज़ें समेट दी जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। एक बड़ी कमाल की बात ये है कि जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान के कलमकारों ने इस आज़ादी की लड़ाई में, बेशक आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के कलमकारों का योगदान बहुत बड़ा है। बेशक। जैसे आपने अभी जो शेर पढ़े अल्लामा इकबाल साहब के, कितने ही शायर हिंदी के, उर्दू के, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। दक्षिण में अगर साहित्यकारों की हम लिस्ट लें तो सुब्रमण्यम भारती हैं, वल्लतोल हैं। इन लोगों ने जिस अंदाज से लिखा हिंदी में, जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, दिनकर हैं, इन्होंने एक ऐसा जज्बा पैदा किया कि लोग, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये कलम के साहित्यकार नहीं, कलम के सिपाही। बेशक बेशक बेशक। इन कलम के सिपाहियों ने एक ऐसा जज्बा पैदा किया कि लोग रंग दे बसंती चोला कह के फांसी के फंदे पे चढ़ गए हैं।
और इसी तरह से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उस बिस्मिल की ये नज़्म गाते गाते लोग पता नहीं क्या क्या कर गए। इसी तरह वंदे मातरम कहते कहते बंगाल के, बिहार के पता नहीं कितने लोग। मैं शम्स साहब आपको एक अपने जीवन का अनुभव बताना चाहता हूँ। मुझे 2-3 बार अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल देखने का मौका मिला। वाह। उससे पहले भी ये तो हम मानते ही थे कि ये देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है, लोगों ने इतना खून दिया है, इतने बलिदान दिए हैं, लेकिन वहाँ जाके जो अनुभव हुआ, मैं कई रात नहीं सो पाया। मैंने जिस तरह से वहाँ एक रात को एक आयोजन होता है, लाइट एंड साउंड शो। उस लाइट एंड साउंड शो में ओमपुरी की भी आवाज़ है। वो बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने कैसे लोगों को यातनाएं दी। उसको सुनने के बाद, वो माहौल देखने के बाद, और वहाँ जिन लोगों को यातनाएं दी गई जेल में थे, उनकी एक लिस्ट लगी हुई है। आप अंदाज़ा लगाएंगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसमें वहाँ के लोग नहीं हों। वहाँ एक शेर अली खां का एक अलग से उन्होंने बनाया हुआ है। वीर सावरकर की वो कोठरी देखी जहाँ से वो यातनाएं देते थे। उन दिनों में जब मैं पहली बार गया तो बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी थे। मेरे साथ एक बुजुर्ग अंग्रेज़ दंपत्ति था। वो बुजुर्ग अंग्रेज़ मेरे पीछे बैठे थे। जब लाइट एंड साउंड शो ख़त्म हुआ तो बड़ी ज़ोर के रोने की आवाज़ सिसकी उभरी। मैंने देखा वो दोनों हस्बैंड वाइफ रो रहे थे और उन्होंने रोते रोते कहा कि हमें अपने मुल्क और अपनी रेस पे आज शर्म आई कि हमने इतनी बर्बरता की है। वो ऐसा लगता था जैसे अपनी पूर्वजों की गलती पे पूरे मुल्क से माफ़ी मांग, शर्मसार। और वहाँ जाके ये एहसास हुआ कि देश कितनी मुश्किल से आज़ाद हुआ है। तो वो एक ऐसा अनुभव था। और मैं तो ये आपके माध्यम से और पूरे इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने हमारे बड़े लीडर हैं, जितने समाज सेवी हैं, अगर एक रात वहाँ गुजार आएँ तो उनका नज़रिया बदल जाए, सोचने समझने का भी नज़रिया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं माधव जी, बिल्कुल बहुत उम्दा बात कही। और यही चीज़ें हैं कि हमें अपने लोगों तक पहुँचाना चाहिए, नई जनरेशन के लिए ख़ास तौर से। अगर वो इन चीज़ों को नहीं जानेंगे और उनको मैसेज उनको तक नहीं पहुँचेगा तो उसके लिए कसूरवार हम भी होंगे। बिल्कुल। आज प्रोग्राम अगर ये नई जनरेशन तक पहुंचता है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मकसद की तकमील तो कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कहाँ तक पहुंचता है ये भी एक देखने की बात है। मुझे याद आ गया महात्मा गांधी का ही एक स्लोगन है, एक नारा उन्होंने दिया था, एक मैसेज है। वो कहते हैं कि ख़ुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है ख़ुद को दूसरों की सेवा में खो दो। बिल्कुल। और ये जो आपने बयान की बात, जो काले पानी की, जहाँ पर आप गए और ये आपका जो वाक़या गुज़रा, ये ख़ुद को तलाश करने की ही एक सही है, एक कोशिश है। और इस कोशिश को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर ये आगे नहीं बढ़ेगी तो आने वाले वक्त में हम अपनी उस संस्कृति, उस कल्चर से और ख़ास तौर से उस लिटरेचर से दूर हो जाएंगे कि जिसमें हमारे अदीब और शायरों ने अपनी सालें लगा दी, सालें क्या पूरी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। माधव जी, आप ने चूँकि पूरे हिंदुस्तान को घूमा, और हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान से बाहर भी आपने सफ़र किए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके साथ वाक़यात हुए हैं, और आपने ख़ास तौर से जश्न आज़ादी के सिलसिले में भी आपने बहुत से फंक्शन, बहुत सी उत्सवों में शिरकत की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी घटना आप बताएं कि जिससे कि हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले उससे प्रेरणा हासिल कर सकें, प्रेरित हो सकें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसा तो नहीं। और कई बार जो आम आदमी है वो आपको इतनी बड़ी जानकारी दे देता है कि आपको वो किताबों में दर्ज है कहीं ना कहीं, लेकिन हम तक नहीं पहुंची। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ, इससे पहले वो घटना सुनाऊं। साहित्य अकादमी ने 2 किताबें ख़ास तौर पे तैयार करवाई। एक उर्दू की जब्त शुदा नज़में, उन दिनों में जितनी नज़में लिखी गई
अंग्रेज सरकार ने जितनी उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, बैन लगाए, सेंसरशिप की, उन सब का हमने कलेक्शन किया। तो साहित्य अकादमी का एक बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रकाशन है। दूसरा एक प्रकाशन हमने हिंदी में तैयार करवाया, उसका नाम है स्वतंत्रता पुकारती। उसमें जितनी कविताएं लिखी गई हिंदी में, और आप हैरान रहेंगे, ये एक बात मैं ख़ास तौर पे यहाँ एक कहना चाहता हूँ, उन किताबों को पढ़ते हुए, जब शुदा नज़में पढ़ते हुए, इनको पढ़ते हुए, मौलाना आज़ाद की वो तकरीर पढ़ते हुए, उनकी जीवनी पढ़ते हुए, एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आई शम्स साहब, कि जब देश गुलाम था, इस मुल्क का कलमकार सबसे ज़्यादा आज़ाद। मुझे लगता है कि वो आज़ादी आज इतनी शिद्दत से नहीं है, उस समय वो डरता नहीं था, मुकाबला करता था वो, और इस अंदाज से मुकाबला करता था जैसे कि सामने वाला उसको गोली भी मार दे तो वो हंसते हंसते कबूल करेगा। एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा इसी में। गांधी बहुत देर बाद हिंदुस्तान में आए हैं, 1928-22 के आसपास। माखनलाल चतुर्वेदी हमारे हिंदी के बड़े महान कवि हुए हैं। उनके कविताएं पुष्प की अभिलाषा, मुझे फेंक देना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। उन्होंने महात्मा गांधी के आने से पहले, जब गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना काम किया, वहाँ के लोगों के हकों के लिए लड़े, उन्होंने उनके ऊपर कविता पहले लिख दी। निशस्त्र सेनानी, एक ऐसा सेनानी जिसके पास कोई हथियार नहीं है। यानी उसके आने से पहले हमारे कलमकारों ने उसकी आमद को सुनिश्चित कर दिया। ये एक तरह से आने वाली आहट पकड़ने वाली बात है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा एक वाकया, एक बुजुर्ग मुझे एक फंक्शन में मिले, स्वतंत्रता सेनानी हरियाणा के, उनका इंतकाल अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, चिरंजी लाल शर्मा। जी। मुझे पंजाब जब इकट्ठा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, बाद में वो एक विनोबा भावे के शिष्य बन गए और राजनीति से अलग हो गए। उन्होंने मौलाना आज़ाद साहब का एक वाक़या मुझे सुनाया, जो आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने याद दिलाया, और इस मौके के लिए। जब वो जेल में थे, उनकी बीवी बड़ी सख्त बीमार हुई, बहुत सख्त बीमार हुई। नेहरू जी को इस बात का पता चला। नेहरू, बहुत सारे मुकदमे कांग्रेस के नेहरू लड़ते थे, तो उनसे अंग्रेज़ों ने दरखास्त की, बल्कि बताया कि भाई मौलाना आज़ाद ये लिख के दे दें कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, तो हम इनको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, मिलने जा सकते हैं, और हो सकता है कि ज़्यादा दिन का भी पैरोल मिल जाए। नेहरू ने ये बात आके मौलाना आज़ाद से कही कि ऐसे ऐसे आपकी पत्नी बीमार है, आप अगर लिख के दे दें तो मैं कोशिश करके आपको कुछ दिनों के लिए पैरोल पे रिहा करवा दूंगा। मौलाना आज़ाद बड़े ठंडे दिमाग से, शांति से सुनते रहे। बाद में उन्होंने कहा, नेहरू जी, एक तरफ तो मेरी बीवी है जो बीमार है, एक तरफ मेरी भारत माँ है जो जंजीरों में जकड़ी हुई है। मैं अपनी माँ के लिए अपनी बीवी को तो बलिदान कर सकता हूँ, अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का जज्बा है, और उसको बताने वाला एक बुजुर्ग आदमी है। तब तक मुझे ये वाकया किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा था, हालांकि अवश्य कहीं ना कहीं दर्ज है, लेकिन हर चीज़ नज़र से गुजरे ये भी जरूरी है। ये देखिए, ये इस तरह के वाक़यात मैंने इसीलिए आपसे अर्ज़ किया कि आप उस मैदान के साहित्यकार, अदीब हैं, और वैसे शायरों अदीबों के साथ आपका उठना बैठना रहा है। ज़ाहिर है उन तजुर्बात से न सिर्फ मुझे बल्कि हमारे सुनने वालों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। और वैसे भी कहा यह गया है कि अगर ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है, अगर लड़ाई नहीं है, आगे बढ़ने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलती है, तो फिर ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है। बिल्कुल। और मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को तो सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद कहा है कि अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब ज़िंदगी का आधा मज़ा ही समाप्त हो जाता है। ज़िंदगी बेमज़ा, बेस्वाद हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ज़िंदा दिली का, अपने ज़िंदा रहने का सबूत आप अपने कामों से देते रहें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़ाहिर है हम ठहर जाएंगे
और ठहरा हुआ पानी फिर उसका हाल क्या होता है, बदबू देने लगता है, किसी काम का नहीं रहता, आसपास के लोग, आसपास के इलाके ख़राब हो जाते हैं, बीमारियां फैलने लगती हैं। और ये काम हमारे उन अदीबों और शायरों ने कभी भी नहीं होने दिया, आपने जिस तरफ इशारा किया। बिल्कुल माधव जी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, बड़ा अच्छा आपका तजुर्बा है, वो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों तक जुड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहूँ कि हमारे जो शुरुआती लीडरान थे, हमारे जो शुरुआती नेता, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या जिसमें आपने मौलाना आज़ाद का नाम लिया, नेहरू जी थे, या हमारे वो लोग जो सरकारों से अलहदा रहकर अपने काम को अंजाम दे रहे थे, चाहे अपनी कविता के माध्यम से हो, चाहे आपने उस किताब का इशारा किया कि जो ज़ब्त शुदा नज़में, उस ज़माने में हमारे शायरों ने जो नज़में लिखी और अंग्रेज़ों ने उन पर पाबंदी लगाई, इस पर बड़ा काम हुआ है। एक किताब मुझे भी याद है, मैं जब एकेडमी में था तो हमने एक छापी थी, और उसमें ख़ास तौर से एक नज़्म जाफ़र थानेसरी की, जो ख़ुद भी काला पानी बिल्कुल बिल्कुल। में रहे, उनकी नज़्म है। ये आसान काम नहीं है कि आप अपने घर को फूंक कर अपने मुल्क की आज़ादी के जज्बे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस जज्बे में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है। और ये कमी क्यों है? क्या ऐसा लिटरेचर नहीं लिखा जा रहा है, या ऐसे अदीब हमारे सामने नहीं आ रहे? इसके बारे में माधव जी ज़रा सा आप रोशनी डालिए। सब साहब, दो बातें आपने बड़ी अच्छी कही। एक तो जो पहली पीढ़ी के जो लीडर थे, वो सारे के सारे, मैं उनको लीडर नहीं कहता, मैं उनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं उनको स्टेट्समैन कहता हूँ। वाह, वो स्टेट्समैन थे, सारे के सारे लिखने पढ़ने वाले थे। आप पटेल को पढ़िए, नेहरू की किताबें पढ़िए, आप राजेंद्र प्रसाद की पढ़िए, गांधी का तो इतना लिटरेचर है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पता नहीं उसके 20-50 खंड हैं। उन्होंने हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में इतना लिखा। उनकी किताब हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के तो अभी 100 साल कुछ साल पहले हुए, और वो किताब तो एक तरह आई ओपनर है हमारे लिए। तो वो सारे एक तरह से कलमकार थे, लेकिन उन सारे कलमकारों का पहले एक मकसद था कि हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। उनके सामने सिर्फ एक दूसरा कोई मकसद नहीं था। उनकी रोशनी, उसकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट केवल एक थी कि हमने भाई हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना। हसरत मोहानी से लेके दिनकर तक, इसी तरह साउथ में वलतोल से लेके और सुब्रमण्यम भारती तक, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके पन्नालाल पटेल तक, कोई कहीं भी था। एक और आपको एक हैरानी की बात कि जो लोग, जो लीडर जो बोलते थे देश में, गांधी ने आके सिर्फ एक लाइन कही, उसके बड़े सूत्र थे गांधी के छोटे छोटे। वो कहता आज़ाद होने के लिए निडर होना चाहिए, पहले तो भय मुक्त हो, निर्भय हो, लीडर बनो। निडरता का ये, अब मैं आपको वो नज़में बताऊं, पूरे हिंदुस्तान के हर शायर की नज़म में ये लाइन आई। रविंद्रनाथ टैगोर लिखता है, वेयर देयर इज माइंड इज विदाउट फियर, वेयर देयर माइंड इज विदाउट फियर, उनकी बड़ी मशहूर नज़म है। इसी तरह दक्षिण का कवि हमारा सुब्रमण्यम भारती, मैं कंप्यूटर पे देख रहा था, उसका हिंदी अनुवाद आया तमिल कविता का। पहली लाइन थी, निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो। जोश मलिहाबादी की आप रचनाएं देखिए, जोश ने तो कमाल किया। इसी तरह से आगे बढ़िए, और वो तूफान को भी मुकाबला करने को तैयार है। मेरा कहने का मतलब है कि सारी ज़बान, हिंदुस्तान की 24 ज़बानों में जो लिखा जा रहा था, उन सब के सरोकार एक जैसे थे। उसमें कोई उसमें खंडित नहीं हुआ था। तो वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने देश आज़ाद करवाया। अब हालत, जैसे आपने कहा कि वो जज्बा कम नहीं हुआ, उस जज्बे की अब धाराएं निकल गई। देखो, जब तो एक अकेला हमारा लक्ष्य था कि हमने आज़ादी हासिल करनी है, सारा ध्यान, हर चीज़ उसी काम पे लगी हुई थी। लेकिन अब इस मुल्क ने बहुत तरक्की भी तो करनी है, अब नीचे से लेके ऊपर तक जाना है। जो मुल्क जब आज़ाद हुआ, जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज हिंदुस्तान के सैटेलाइट हैं।
और सैटेलाइट भेजने में तो मेरे ख्याल में दुनिया का बिल्कुल बिल्कुल कोई Yes, बड़े से बड़ा मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब स्टोन एज से स्पेस एज तक। यस तब तो हमें ऐसा लगता था जैसे मुझे चर्चिल की वो जो उसने तकरीर अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी कि इस मुल्क को क्यों आज़ाद कर रहे हो, यहाँ के लोग तो अनपढ़ हैं, कोई काम ही नहीं कर सकेंगे, ये चला ही नहीं पाएंगे, ये तो मूर्खों का मुल्क है। आज वो मुल्क अंग्रेज़ों को शिकस्त दे रहा है, पता नहीं कितने कितने फ्रंट पे, और दुनिया ये मानने लगी है। कई बार ऐसा होता है जब बहुत सारे चैनल आपके सामने होते हैं तो वो चीज़ दिखाई नहीं देती। वो कब दिखाई देती है? जब भाई देश पे संकट आता है, फिर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं एकदम, वैसे नज़र नहीं आएंगे इकट्ठे। एक तो मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क, 130 करोड़ का मुल्क है। बहुत बड़ा मुल्क क्या, मैं कहता हूँ ये तो महाद्वीप है, एक महाद्वीप है जिसमें इतनी ज़बानें हैं, इतने वे ऑफ लाइफ है, इतने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सबसे आबादी बड़ी है। और जैसे आपने अलामा साहब की वो यूनान मिस्र रोमा वो सब मिट खत्म, गए जहाँ। ये हम इसीलिए ख़त्म नहीं हुए। एक अंग्रेज इतिहासकार है V.S. स्मिथ, हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ लेकिन उसको दोबारा पढ़ने का मौका मिला। वो हिंदुस्तान की एक ताकत बताता है बड़ी कमाल की, लोगों का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। V.S. स्मिथ कहता है कि हिंदुस्तान में एक ताकत है और पावर ऑफ एसिमिलेशन है। ओह, वो जो समन्वय मिलाने की जो ताकत है, जो आ गया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का हो गया। वाह वाह। और ये पूरी ये जो तारीफ पावर ऑफ एसिमिलेशन, हाँ। ये देखो हमें नहीं पता चला हमारी क्या ताकत है, वो भी अंग्रेज बता गया कोई। बता गया। वो कहता है ये जो पावर ऑफ एसिमिलेशन है, यहाँ जो आएगा जैसा आएगा, जब उठ के जाएगा हिंदुस्तानी हो जाएगा। क्या कहने। तो हिंदुस्तान का बस ये एक रंग है। और कई बार ऐसा होता है जब 7 रंग दादा इकट्ठे होते हैं ना तो सफ़ेद दिखता है। हाँ। तो दूसरों को ऐसा लगता है यार ये तो एक ही सफ़ेद रंग हो गया। ये बहुत उम्दा गुफ्तगू लेकिन जब उसको हम मुसीबत के प्रिज्म से गुजारेंगे हाँ, तो वो सफ़ेद रंग, हाँ, सफ़ेद वो जो रोशनी का एक वो जो लाइट है वो 7 रंगों में एकदम बटती हुई। बिल्कुल सही, बहुत उम्दा मिसाल दी है आपने। और ये बात सच्चाई है कि हमारा इतिहास बहुत ग्रेट है, बहुत ही रिच है, और उसको हमने इतनी गहराई से नहीं सोचा। जाहिर है बाहर के लोग, और ये हिंदुस्तान की तारीख बताती है, हज़ारों साल की हमारी तहजीब है, हमारी हिस्ट्री है कि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आए और यहाँ रहे और यहीं के हो गए और यहीं के हो गए। ये आसान काम नहीं है, वरना किसी का आना और यहाँ पर होके रहना ये मुश्किल काम नहीं है। आज हम जिस जगह से भी लोग आते हैं उस जगह को वापस चले जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख, यहाँ की संस्कृति में यहाँ की मिट्टी में एक ऐसा रचाव है, ऐसा बसाव है कि यहाँ से जाने का कोई नाम नहीं लेता। और यही जज्बा है कि जिस जज्बे के तहत हमारा हिंदुस्तान अभी तक अपनी ज़िंदगी को, न सिर्फ अपने वजूद को बचाए हुए, उसी शिद्दत और उसी मोहब्बत के साथ लोगों के साथ जुड़ा हुआ भी है। और सबसे बड़ी वजह यह है, अगर ऐसा ना होता तो सरदार पटेल का मुझे एक कॉल, उनका एक स्टेटमेंट आ गया याद। उन्होंने कहा था कि अविश्वास, गैर यकीनियत भय का प्रमुख कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। गैर यकीनियत डर का, खौफ का की सबसे बड़ी वजह है, और हमने इसको हमेशा नकारा है। हमने इस चीज़ को हमेशा ख़त्म किया है, चाहे साहित्य हो, चाहे गुफ्तगू हो, चाहे तकरीरें हों, चाहे कोई और दूसरा माध्यम हो। हमने हिंदुस्तानियत के जज्बे को कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया। मैं अपनी बात को इन 4 लाइनों पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि आज़ादी के जश्न का एक हिस्सा हम लोग बन रहे हैं 75वीं सालगिरह के साथ, कि होंगे ना अगर हम तो कहानी न रहेगी। वाह वाह। होंगे ना अगर हम तो कहानी न रहेगी, फिर सुबह बनारस की जवानी न रहेगी, और शाम अवध भी तो सुहानी न रहेगी, फिर गंगो जमन में भी रवानी न रहेगी, गुलशन में बहारे गुलो गुलशन न रहेगी, दिल सीनों में रह जाएंगे धड़कन न रहेगी। वाह। इस धड़कन को ज़िंदा रखने के लिए,
ज़िंदगी को हमेशा चाको चौबंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जज्बात को ज़िंदा रखें, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रखें, अपने जज्बे को ताबिंदा रखें। इसी खुलूस और मोहब्बत के साथ जश्न आज़ादी का ये पर्व मनाएं। आप लोगों को तमाम मुबारकबाद, ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ़ से, माधव कौशिक जी की तरफ से और हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से। लेकिन इसी के साथ साथ एक पैगाम और, ये कोविड का ज़माना है, अपने आप को बचा के रखिए। जब कभी ज़रूरी काम से बाहर जाएं तो मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है, उसको लगवाइए। और हम लोग भी अभी जब स्टूडियो से निकल रहे हैं तो देखिए हमारे पास ये मास्क है, हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं जाते हुए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए और इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम में दिल से और जज्बे के साथ शामिल रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।